तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 18। ठीक है, 18th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था एनर्जी का। ये फॉर्मूला काम में आएगा। अब मैं इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैं कराऊंगा आज के लेक्चर में कि क्या क्या चीजें और इस पर कंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको लेकर, वो देखना है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -27.2 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है +13.6 Z² अपॉन n²। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये है टोटल एनर्जी 13.6 Z² अपॉन n²। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं बेटा हम लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल लिख रहे हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हाँ बच्चों, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first four orbits of hydrogen atom। हाँ जी, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट फोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट्स। हाइड्रोजन की पहली 4 ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहली 4 ऑर्बिट्स के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। किसी किसी के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर ये बताओ पहली 4 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही कैसे? हाइड्रोजन में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ एक ही होता है। तो मैंने तो बताया था ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। वो तो पता है मेरे को, ग्राउंड स्टेट क्या है? ये न्यूक्लियस, ये पहली ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होगा? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ही होगा। लेकिन जब इसको कुछ एनर्जी मिल जाएगी तो ये दूसरी ऑर्बिट में पहुंचाएगा, और मिल जाएगी तो ये तीसरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहली 4 ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो भी किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। वो हमें निकालना है। ठीक है, कर लेते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या है? E is equal to -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही फॉर्मूला काम में आएगा। जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछे जाएंगे। एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात होगी, ना काइनेटिक ना पोटेंशियल, टोटल दोनों मिला के। ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया ही हो, ये काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन टोटल एनर्जी की मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर्मूला लिख दिया, तो लिख लेता हूँ बेटा क्वेश्चन। पहले निकाल रहा हूँ मैं फर्स्ट के लिए, E1 -13.6 Z मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1/1, यानी कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 सेकेंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इंटू Z² यानी 1/n²। n मतलब दूसरी ऑर्बिट का, तो -13.6 अपॉन 4 यह जाएगा बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, E3 थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इंटू Z² अपॉन n², -13.6 अपॉन 9, that is -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 -13.6 इंटू Z² यानी 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 16, -13.6 अपॉन 16, that is -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली हाइड्रोजन के अंदर पहली 4 ऑर्बिट्स में। अगर वो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, तीसरे ऑर्बिट में घूम रहा है तो इतनी एनर्जी होगी, चौथी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इतनी एनर्जी होगी। ठीक है, अब मैं एक थोड़ा डायग्राम बना लेता हूं। मान लिया ये कौन सी ऑर्बिट हो गई अपनी बेटा? ये हो गई अपनी फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गई अपनी सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गई अपनी थर्ड ऑर्बिट, और ये हो गई अपनी फोर्थ ऑर्बिट। ये है बेटा n = 1, ये है n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गई अपनी n = 3, और ये हो गया n = 4। n = 1 का मतलब कौन क्या मतलब है इसका? फर्स्ट ऑर्बिट। बेटा ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना कभी ये टर्म आ जाए और तुम सोचने लग जाओ सर शेल तो बताया नहीं था आपने क्या होती है, तो ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये कौन सी जगह बेटा? सेकेंड ऑर्बिट।
ये क्या हो जाएगा बच्चा, थर्ड ऑर्बिट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, पहली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी निकाली थी मैंने अभी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की कितनी निकाली थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो, पहली ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.5, चौथे की -0.85। वैसे तो ये आई कैसे वो पता ही है, कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा आईआईटी के लिए हम लोग इन चार वैल्यूज को क्या करना, इन चार वैल्यूज को याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है। इन चार वैल्यूज को अगर तुम याद रखोगे तो कैलकुलेशंस क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाती है। बस इन चार वैल्यूज को अगर तुमने याद कर लिया तो होगा क्या, क्वेश्चंस ना तुम्हें, बेटा होता क्या है कि भाई, करना क्या होता है ना कि हर सवाल में करना क्या होता है ना कि भाई, जो भी पेपर होगा, जो भी पेपर होगा, पेपर में टाइम सेव करना होता है हमें। तो पेपर में अगर टाइम सेव करना है तो जितना ज्यादा समय बच सके उतना अच्छा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज याद ही रख लेते हैं, जिससे ना क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लो, पहली ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। ये किसके लिए है बेटा, ये अपना फॉर हाइड्रोजन। ये किसके लिए बनाया है मैंने, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए है ये, ध्यान रखना। किसके लिए है बेटा ये, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एनर्जीज निकली, पहली ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद ध्यान दो, अब तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूं मैं, पहली और दूसरी ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी का गैप है, दूसरी और तीसरी के बीच का जो एनर्जी गैप है, और तीसरी और चौथी के बीच में जो एनर्जी में गैप है, तुम देख रहे हो ना, बोर ने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, कि जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। एक चीज और बना देता हूं मैं, यहीं पर मैंने इन्फिनिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी की अगर बात करें तो इन्फिनिटी पर एनर्जी हम लोग क्या एज्यूम करके चले हैं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा जो डाटा मैंने लिखा है, ये जो फॉर्मूला भी ड्राइव हुआ है, कौन सा, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मानते हुए निकाला गया है कि इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी है, 0 है। इन्फिनिटी का मतलब एनर्जी 0 है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये जो इन्फिनिटी पर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इन्फिनिटी पर हम एजम्पशन है अपना, रेफरेंस है अपना, इन्फिनिटी एक रेफरेंस है, और उस रेफरेंस पर एनर्जी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने ये क्या बनाया है, मैंने बनाया पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का गैप। पहली ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, दूसरे की एनर्जी -3.4। कितना गैप आ गया बेटा, कितना गैप आ गया भाई लोग, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका और इसके बीच में डिफरेंस मेरे को पता है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, दूसरे की उससे ज्यादा। कितनी ज्यादा, तो जो डिफरेंस करके देखा तो कितना आया, 10.2 आया। दूसरे की और तीसरे की, दूसरे की जितनी है तीसरे की उससे और ज्यादा है। कितना गैप है, चेक करना, ये आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथा, तीसरे की एनर्जी और चौथे की और ज्यादा है, तीसरे से और ज्यादा है। कितना गैप है दोनों के बीच में, वो है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना गैप है, 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच में गैप है 10.2, दूसरी और तीसरी के बीच में 1.9, तीसरी और चौथी के बीच में 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लिया इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लिया घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें दूसरी में पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो गैप है दोनों के बीच में, कितना, 10.2। जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना होता है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, और एग्जैक्टली उतनी ही देनी पड़ती है जितना एनर्जी का गैप होता है। तो अगर पहले से दूसरे में पहुंचाना है
तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10.2 देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? 10.2। अगर दूसरे से तीसरे में पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.9। तीसरे से चौथे में पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0.65। उल्टा बोले तो जब ऊपर से नीचे आता है, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है और वो फर्स्ट में आना चाहता है तो वो इतनी एनर्जी निकालेगा। जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी लो है और हमें हायर में भेजना है तो हमें और देनी पड़ेगी। जब वो हायर से लोअर में आएगा तो अभी उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो अपने अंदर से उसे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी और कितनी निकालनी पड़ेगी, वो एग्जैक्टली गैप के इक्वल देनी और निकालनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट से सेकंड में पहुंचाना है तो हमें एनर्जी 10.2 देनी होगी। दूसरी से पहले में आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल के आएगा। दूसरी से तीसरे में जाएगा तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तीसरी से दूसरी में आएगा तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकालेगा वो अपने अंदर से। तीसरी से चौथे में पहुंचाना है तो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। चौथे से तीसरे में आना है तो 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन वो रिलीज करेगा। ठीक है। अगर डायरेक्टली तुम्हें 1 से 3 में पहुंचाना है, अगर तुम्हें डायरेक्टली 1 से कहां पहुंचाना है? 3 में पहुंचाना है, तो कितना गैप है 1 से 3 के बीच में? ये 10.2, ये 1.9। तो टोटल गैप जो है बेटा, तो चलोगे ये जो टोटल गैप है ये कितना है? अगर मैं दोनों का गैप देखूं, ये 10.2 और ये कितना 1.9। तो अगर डायरेक्टली तुम्हें 1 से 3 में पहुंचाना है तो इतना एनर्जी गैप देना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 10.2 प्लस 1.9 चेक करना कितना आएगा। ये आएगा बेटा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का गैप 10.2, दूसरे तीसरे के बीच में 1.9, तीसरी चौथी के बीच में 0.65 और पहली और तीसरी के बीच में वो तो जोड़ दिया। कोई बोले पहले और चौथी के बीच में तो इसे और जोड़ देना, ये प्लस ये वो तो कर लोगे। ठीक है। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी माननी है? 0। अब जो इस डायग्राम को बना तो दिया मैंने। इस डायग्राम में बहुत सारी बातें छिपी हैं। पहली बात तो मैंने क्या बताया, ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है? एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब मैं लिख सकता हूँ इस बात को, therefore as number of orbit increases, as number of orbit increases energy increases। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी बच्चा लोग? एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, ध्यान दो तो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, सॉरी, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, ये जो गैप है वो क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है, ये गैप क्या होता जा रहा है? पहली और दूसरी के बीच में गैप था 10.2, दूसरी और तीसरी के बीच में गैप रह गया 1.9, तीसरे और चौथे के बीच में गैप रह गया 0.65, चौथी और पांचवी के बीच में और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा ये गैप भी कम होता रहेगा। ठीक है। तो अगला पॉइंट मैं लिखूंगा, एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, as orbit number increases, the gap in energy, the gap in energy between two consecutive orbits, as orbit number increases, the gap in energy between two consecutive orbits decreases। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, the gap decreases, है ना। ये तुम्हें क्या है, यहां से प्रूव हो रहा है जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जा रहा है एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है। पहले और दूसरे के बीच में 10.2 था, दूसरे तीसरे के बीच में 1.9 था, तीसरे चौथे के बीच में 0.65 था। चौथी बात अब मतलब नेक्स्ट बात हम लिखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट बात है बेटा कि एनर्जी एट इंफिनिटी, is assumed to be 0। हाँ जी, is assumed to be 0। इंफिनिटी पर जो एनर्जी हम लोगों ने मानी है वो कितनी मानी है? 0 मानी है। इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी मानी है? 0 मानी है। चौथी बात, अगला पॉइंट है बेटा
एनर्जी तुम्हें दिख रहा है कि एनर्जी क्या है, हमेशा क्या दिख रही है, नेगेटिव दिख रही है। क्या दिख रही है, नेगेटिव, -13.6, -3.4, -1.5, -0.5। तो ये क्या है, नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स, हाँ जी, अब आ जाओ। तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये बताओ, पहली ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6, फिर -3.4, -1.5, मतलब हर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस क्यों है यार? हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी नेगेटिव क्यों है? ये नेगेटिव क्यों आया? वो नेगेटिव बेटा इसलिए आया, एक रफ में डायग्राम बनाता हूं मैं। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो होता क्या है बेटा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन, क्या एनर्जी बहुत ज्यादा है बहुत कम है? बहुत ही कम है। नेगेटिव का मतलब क्या है, बहुत कम या बहुत ज्यादा? कम है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एनर्जी पॉजिटिव में होती तो ज्यादा होती, एनर्जी नेगेटिव में है तो क्या है, मतलब कम है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्टेबल है। होता क्या है बेटा, दुनिया में हर कोई जो चीज है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक चीज, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। क्या होना चाहती है, स्टेबल। ये बात सबको आना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या होना चाहती है, स्टेबल। कोई भी अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, ठीक है। ये तो समझ क्लियर है। तो हर कोई चीज अगर स्टेबल रहना चाहती है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चे के अंदर तो एनर्जी बहुत ज्यादा है और एक बच्चा है जिसके अंदर एनर्जी कम है। तो जो बच्चे के अंदर कम एनर्जी होगी वो आराम से टिक के बैठेगा या नहीं बैठेगा, या जो बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी वो तो इधर उधर क्या करता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। जिस बच्चे के अंदर क्या एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो जिस बच्चे के अंदर एनर्जी कम है वो तो आराम से शांति के साथ बैठ जाएगा, मतलब वो क्या है, स्टेबल है। और जो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है वो इधर उधर क्या करता रहेगा, उछल कूद करता ही रहेगा, वो क्या नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं बैठेगा कहीं पर, मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या सबसे कम है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होती है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतनी ही कम, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो होता क्या है, ये जो साइन नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्टेबल है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि एनर्जी इतनी कम है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एटम के अंदर स्टेबल रहेगा। अगर स्टेबल नहीं रहता तो ये बाहर निकल जाता है एटम से। भाई इसको क्या पढ़िए इलेक्ट्रॉन को कि न्यूक्लियस से बंधा रहे, ये क्यों बाहर नहीं निकलता, वो इसलिए नहीं निकलता क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इस एटम के अंदर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या है, कम है, क्या है, नेगेटिव में है। एनर्जी कम है इसलिए स्टेबल है, स्टेबल है इसलिए अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स stability of an electron, stability of an electron, ठीक है। एक बात मैं लिखा देता हूं कि stability is inversely proportional to energy, stability is inversely proportional to energy, मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, एनर्जी जितनी कम होगी किसी के अंदर वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव, एक बात क्लियर हो गई कि नेगेटिव क्या बता रहा है, ये नेगेटिव बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। समझ में आ गया, इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी है, 0। अच्छा अब तुमसे कोई बोले ये बताओ सर, अगर एक इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है उसे अगर इन्फिनिटी में भेजना है, इन्फिनिटी में भेजने का मतलब है उसे बाहर ही निकाल लेना है। भाई इन्फिनाइट ऑर्बिट का मतलब क्या है, उस एटम को, उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ही निकाल लेना है, उस न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर ही निकाल लेना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देख लो बेटा, पहली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -13.6, और बाहर की कितनी एनर्जी, बाहर निकालने इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी है, 0। तो गैप कितना है दोनों के बीच में, ये जो गैप है इसकी 0, इसकी -13.6, तो कितना गैप है, +13.6। कितना गैप है, +13.6, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर तुमने एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा एटम से। तो इस एटम में से, हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 +13.6, ठीक है। अब ये एक चीज कैसे क्लियर हो गई,
माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबिलिटी। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब अगर तुमने इतनी और एनर्जी उसे दे दी, प्लस 13.6 दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा और उस एटम में से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट के अंदर है, उसके पास कितनी एनर्जी है? माइनस 3.4, स्टेबल है। अगर इतनी ही एनर्जी और दे दी प्लस के अंदर, मतलब प्लस 3.4 दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एटम में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? माइनस 3.4, इन्फिनिटी की कितनी है? 0, तो इनके बीच का गैप कितना है? 3.4। तो अगर दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसे बाहर निकालना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? गैप इन दोनों के बीच में कितना है? 3.4 का गैप है। ठीक है, तीसरी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है? माइनस 1.5, इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी है? 0, तो इनका गैप कितना है? 1.5। मतलब तीसरी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसे निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, चौथी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितनी एनर्जी है? माइनस 0.85, उसे बाहर निकालना है, तो तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस का 0.85। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबिलिटी, कि भाई स्टेबल है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, नहीं निकलेगा बाहर। लेकिन अगर तुम इसे 0 बना दोगे, अगर इसे तुम इतनी एनर्जी पॉजिटिव में दे दोगे, प्लस 13.6 दे दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसे निकालने के लिए तुम्हें प्लस 3.4 देनी पड़ेगी। तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 1.5 देनी पड़ेगी। चौथी ऑर्बिट में घूम रहा है, प्लस 0.85 देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। किसी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में भेजने के लिए नहीं, एटम में से ही बाहर निकालने के लिए, पूरा बाहर निकाल लो उसको। अभी तो क्या है, अगर पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी 10.2, पहली से दूसरी से तीसरी में पहुंचाने के लिए 1.9, तीसरी से चौथी में पहुंचने के लिए 0.65। इन सारे केसेस में तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही है, वो ऊपर नीचे होता जा रहा है। और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जाता है, इस स्टेट को क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ऊपर तो जाता है, लेकिन ये स्टेट टेम्परेरी होती है, वापस नीचे ही आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पहली से तीसरी में पहुंच भी गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके, तो वापस तो उसे तीसरे से पहले में आना ही आना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एक सवाल करा देता हूं मैं। हाँ बच्चों, और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in third orbit of He plus आयन। ठीक है, He प्लस आयन की थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी हमें निकालनी है। He प्लस के अंदर तीसरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या है अपने पास? E बराबर ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपना फॉर्मूला हो गया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बच्चों। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? हाँ जी, कितना आएगा बेटा? -13.6 इंटू जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। कौन है? हीलियम प्लस। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर। एन कौन सी ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर। मतलब -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। 13.6 इंटू 4 अपॉन 9, 13.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 9, दैट इज करीब 6 के करीब आ जाएगी। एनर्जी जो आ जाएगी कितनी देगी? -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? -6.04 वोल्ट। समझ गए होंगे बेटा शायद, कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं है ना बच्चा? एनर्जी जो है बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देगा, माइनस जेड स्क्वायर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट 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 एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ। एक सवाल और करा रहा हूँ थोड़ा बेसिक सा है,
तो थोड़ा और बढ़ेंगे हम आगे। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन, लिथियम +2 आयन, लिथियम +2 के लिए पहली ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फॉर्मूला लगा दो, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे तुम इसे याद रख लो। -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इंटू जेड, जेड क्या है? लिथियम, लिथियम का जेड कितना होता है? 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n, कौन सा ऑर्बिट नंबर है? फर्स्ट ऑर्बिट है, तो अपॉन 1। तो -13.6 इंटू 9, -13.6 इंटू 9 कितना आ जाएगा बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन था, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। इंटू 9 कितना? -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन सॉरी लिथियम +2 की पहली ऑर्बिट की एनर्जी होगी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। एक सवाल और करेंगे, तो 3 सवाल और करेंगे बेटा हम लोग। हाँ जी, अब थोड़ा अलग सवाल देता हूं मैं। लिखेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट amount of energy required, amount of energy required, amount of energy required to excite an electron, to excite an electron from first orbit to fourth orbit in hydrogen atom, in hydrogen atom। ठीक है बेटा, ये अपना सवाल है। हमें बताना है, हमें कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है। एक्साइट मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुंचाना है, पहली ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में, और किसके अंदर? हाइड्रोजन के अंदर। मतलब ये हो गई अपनी कौन सी ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। और ये हो गई हमारी कौन सी ऑर्बिट? फोर्थ ऑर्बिट। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है पहली ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट तक, पहली ऑर्बिट से कहां तक? चौथी ऑर्बिट में पहुंचाना है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंचाना है, तुम्हें पता है कि जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाता है, एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ये लोअर है, ये हायर है। तो लोअर से हायर में पहुंचाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पास कम एनर्जी है, ज्यादा में पहुंचाने के लिए हमें देनी पड़ेगी। और ज्यादा से जब वो कम में आएगा तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, निकलेगी। तो पहली ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में पहुंचाना इलेक्ट्रॉन, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है, चाहे तो लोअर से हायर में, चाहे तो हायर से लोअर में, एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, निकलती है? एग्जैक्टली उतनी ही देनी पड़ती है, निकलती है, जितना उन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी जितनी भी होती है वो कैलकुलेट करेंगे, और उनका क्या कैलकुलेट कर लेंगे? गैप। मान लिया पहली ऑर्बिट की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी मान लिया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गैप कितने का हो गया? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो गया। तो 4 देनी पड़ेगी, लेकिन 10 और 50 होती नहीं है। वो मैं क्या कर चुका हूँ? कैलकुलेट कर चुका हूँ, डायग्राम भी बनाया है मैंने। पहले की भी दिख रही है और चौथे की भी दिख रही है। पहले की कितनी है? -13.6, 0.85। चलो मैं करूंगा कैसे, दोबारा मैं समझा रहा हूँ तुमको। सवाल कैसे आएंगे? तुमसे पूछेगा कि भाई इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी निकलेगी। तो क्या करेंगे? कितनी देनी पड़ती है, कितनी निकलती है, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का गैप। पहली ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, चौथी की निकालो और माइनस कर दो, डिफरेंस निकाल लो जो गैप है। तो पहले मैं E1 निकालूंगा। वैसे तो मैंने याद कर रखा है, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, लेकिन मैं अगर याद नहीं रहता तो मैं कैलकुलेट कर ऐसे करता हूँ। -13.6 Z², Z कितना है? 1। 1 क्यों? हाइड्रोजन है। n² मतलब 1। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हो गई पहली ऑर्बिट की एनर्जी। चौथी ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 Z² 1, n² मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब -13.6 अपॉन 16 कितना आया था? ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, नहीं आया था? यहाँ देखो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है?
ये है पहली ऑर्बिट की एनर्जी और ये है चौथी ऑर्बिट की एनर्जी। तो गैप कितना है? जितना गैप है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। therefore energy required is equal to delta E is equal to कौन ज्यादा है कौन कम है? E4 ज्यादा है, E1 कम है। तो E4 माइनस E1, जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर दो किसको? जो कम है। ठीक है, तो माइनस 0.85 माइनस 13.6, तो ये आ गया 13.6 माइनस 0.85, 13.6 माइनस 0.85। हाँ या ना? बोलो बेटा। 13.6 माइनस 0.85, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को पहली ऑर्बिट से कहां भेजना है? चौथी ऑर्बिट में भेजना है। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पहली ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में भेजना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर वैसे तो मैंने क्या करा, मैंने पहली ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, चौथी की निकाल ली, दोनों का गैप देख लिया, दोनों का गैप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर यहां से यहां पहुंचाना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चौथे से एक में आएगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा? 12.75। ठीक है, अगर ये मेरे को याद होता मैं तो करना नहीं पड़ता। देखो पहली और मतलब पहली से चौथी में पहुंचाना है तो ये गैप भी तो निकालना है। अगर पहली ऑर्बिट से चौथी ऑर्बिट में भेजना है तो ये गैप निकालना है। तो ये गैप कितना टोटल? 10.2 प्लस 1.9 प्लस 0.65, इन तीनों को जोड़ के देख लेना। 10.2 प्लस 1.9 12.1, 12.1 प्लस 0.65 12.75, कितना? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गया? एक सवाल और करते हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, जब भी एनर्जी निकालनी हो कि भाई एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रही है तो उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालो और उनका क्या ले लो? गैप ले लो। ठीक है, एक सवाल और करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड calculate energy released in transition in the transition from n equal to 5 is equal to n equal to 2 in He plus ion. ठीक है, calculate energy release in the transition from n equal to 5 to n equal to 2 in the He plus ion, in He plus ion. ठीक है, ये सवाल है अपना। आ जाओ, अब ये क्या मतलब है? ये क्या है? सवाल वही है, एनर्जी बतानी है जो रिलीज हुई है। यहाँ पर एनर्जी कौन सी निकालनी थी भाई? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? यहाँ पर निकालनी है एनर्जी कितनी रिलीज होगी। ट्रांजिशन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जाना, क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, और कहां से कहां जा रहा है? n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है। मतलब ये मान लिया कौन सी ऑर्बिट है? ये है अपनी n इक्वल टू 2 और ये है अपनी ऑर्बिट नंबर n इक्वल टू 5। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 से 2 में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 5 में नहीं, वो कहां से कहां जा रहा है? 5 से 2 में। मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है। तो बताओ, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, निकलेगी? भाई हाई से लो में आ रहा है, हाई है उसके पास, तो कम होने के लिए क्या करेगा? अपने में से निकालेगा। तो एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज होगी। और कितनी रिलीज होगी? वो उतनी ही होगी जितना इन दोनों के बीच में क्या होगा? गैप होगा। इसके और इसके बीच में जितना भी गैप होगा उतनी ही एनर्जी निकल जाएगी। तो निकाल लेते हैं, पहले E2 निकाल लेते हैं, फिर E5 निकाल लेते हैं, सवाल हो जाएगा। E2 बराबर फॉर्मूला क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो -13.6 इंटू जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर कौन है? He प्लस, यानी
2 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है, अपॉन n स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग, सेकंड ऑर्बिट की निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, सेकंड की निकाल रहे हैं, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये तो E2 आ गया, ये तो क्या आ गया, E2 आ गया, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे, E5, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, अब फिफ्थ की निकाल लेंगे, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 25, आया ना। z है यानी एटॉमिक नंबर है 2, और कौन सी ऑर्बिट निकाल रहे हैं, 5 ऑर्बिट की, तो 5 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4 डिवाइड बाय 25, तो माइनस 2.176 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.176 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या क्या निकाल चुका मैं फर्स्ट ऑर्बिट की सॉरी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल चुका, मैं फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकाल चुका, तो बस अपने का क्या लगा लेंगे, गैप निकाल लेंगे। देयरफॉर एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज क्यों हो रही है बेटा, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो हाई से लो में आ रहा है, लो से हाई में जाता तो देनी पड़ती, अमाउंट तो सेम रहता, 2 से 5 में जाए या 5 से 2 में जाए, अमाउंट तो क्या रहेगा एनर्जी का, सेम रहेगा, लेकिन एक केस में देनी पड़ेगी, एक केस में निकलेगी। तो डेल्टा ई बराबर किसकी ज्यादा है, 5 में की ज्यादा होगी, दूसरे की क्या होगी, कम होगी, तो E5 माइनस E2, तो -2.176 माइनस -13.6, ठीक है, तो ये हो गया 13.6 माइनस 2.176, ठीक है, तो 13.6 माइनस 2.176 11.424 11.424 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, देनी नहीं पड़ेगी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इतनी एनर्जी निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन आएगा किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर निकाल के आएगा, फिफ्थ से सेकंड में आने के लिए, और सेकंड से फिफ्थ में पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी का फोटोन हमें डालना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, बाकी सारी चीजें आप लोग और भी हैं क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। थैंक यू।